हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रंजन सर अभी आपके सामने एक प्रश्न पत्र लेकर आया हूं जो अभी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास टेंथ के लिए कंडक्ट करवाया गया है। यह पेपर कुल 3 घंटे का है और 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसमें टोटल ABCDEF करके सेक्शन है, F तक है, लेकिन हमारा फोकस जो है अभी मेनली MCQ जो 1 से लेकर 20 तक 20 MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं उस पर रहेगा और मैथ पर। यानी कि हम 2 सेक्शन को मेनली अभी डील करने वाले हैं और देखने वाले हैं उनके क्वेश्चन का लेवल और आंसर। वो सेक्शन A और F होगा। तो आइए हम ना समय गंवाते हुए और आपके आगे के तैयारी के लिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, जो MCQ बेस्ड है, जिसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। उनमें से केवल एक ऑप्शन सही होगा और प्रत्येक एक सही आंसर के लिए आपको 1 अंक यानी 1 नंबर प्राप्त होगा। तो ये रहा आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्सन का क्वेश्चन रहेगा। मैं मेनली इंग्लिश में पढ़ता जाऊंगा, हिंदी वाले विद्यार्थी हिंदी में इसे पढ़ सकते हैं। ऑप्शन सबका सेम है और मैं आंसर बताता जाऊंगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन इन द अर्ली 19th सेंचुरी। फर्स्ट ऑप्शन है इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन द कॉटन इम्पोर्ट इन टू ब्रिटेन। सेकेंड है क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल वॉज पुअर। थर्ड ऑप्शन दिया है शॉर्टेज ऑफ रॉ कॉटन इन इंडिया। एंड आपका लास्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो है कॉटन प्रोड्यूसर हैड फाउंड अदर बायर्स। तो यहाँ पे यस बिल्कुल आप बिल्कुल सही हैं कि ये जो आपका ऑप्शन नंबर A है वही आपका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह आप कर रहे हैं तैयारी। आपको लास्ट में आप देखिएगा कितने आंसर आपने सही किए, इस तरह आपकी तैयारी भी पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। अगेन 4 ऑप्शन, A चार्ल्स डिकेन, नेक्स्ट लुइस सेबेस्टियन मार्शियल, C महात्मा गांधी, D मार्टिन लूथर। अगेन आपको थोड़ा समय लीजिए और आप आंसर सोचिए क्या है। यस बिल्कुल सही, ये आपका जो आंसर है मार्टिन लूथर इज द करेक्ट आंसर, बहुत सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि व्हाट वाज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय द गुटेनबर्ग। अगेन 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला बाइबल, B रामायणा, C चेप बुक, D नन ऑफ दिस। यस बिल्कुल सही आप जा रहे हैं, बहुत अच्छी। इसका आंसर है A बाइबल, बहुत सही। इसी तरह आप अपनी तैयारी और मार्किंग भी रखिएगा कि कितना आपने सही किया और सही सोचा। ये क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट करना है आपको क्रोनिकल ऑर्डर में कि कौन पहले घटनाएं घटित हुई उसके बाद कौन हुआ। पहला है प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर द फ्रेंच रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर्स राइटिंग लेड टू बिगिनर्स ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। थर्ड है मोनोचियो रिप्रिंटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल। और लास्ट ऑप्शन है जॉन गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। और इसका आंसर है लास्ट। आप ध्यान कर रहे होंगे, आप बुक में देखे होंगे, इसका आंसर है D इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आपका, आप लोगों का अनुमान है। जिनका नहीं है वो इसको ध्यान करेंगे अगली आगामी एग्जाम के लिए, बहुत ही अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लोगों को याद भी रहता है और समझदारी में ये बुक में दिया हुआ है। विच इज़ द आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। विच इज़ द आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। तो आइडियल कंडीशन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द एनुअल रेनफॉल बिटवीन द 75 cm टू 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है टेम्परेचर बिलो 17 डिग्री एंड 15 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। थर्ड है टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। और लास्ट है नॉन ऑफ दीज। बिल्कुल सही, आपका सोचना बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है A, जो बिल्कुल इस टेम्परेचर पे हम शुगर केन को उत्पादन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। आइए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान देंगे। ऑलमोस्ट हमने 5 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिया है और ये छठा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया है। नॉट करेक्ट पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि कौन करेक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्वेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट, बिल्कुल सही है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट। थर्ड अनक्लास्ड फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। एंड थर्ड परमानेंट फॉरेस्ट रिजर्व एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। तो आप ध्यान दे रहे होंगे और आपका बिल्कुल अनुमान सही जा रहा है कि
ये लास्ट जो ऑप्शन है डी नंबर, ये करेक्ट नहीं है। बाकी हमारा सारा करेक्ट है। तो ये अगले एमसीक्यू के लिए भी आप याद रखिए कि आगामी जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम जब अब फाइनल होने वाले होंगे तो ये एमसीक्यू आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, रिसोर्स दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड। रिसोर्स जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है, यानी कि वो रिसोर्स हैं जिनमें टाइम ज़्यादा लगता है। पहला ऑप्शन दिया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिजर्व, थर्ड दिया है कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड फोर्थ दिया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जिनको ज़्यादा टाइम लगता है मतलब वो रिन्यू नहीं हो पाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये डी नंबर जो ऑप्शन है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है? ऑप्शन है द वेरी स्प्लिट ऑफ डेमोक्रेसी, बी सेपरेशन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स, सी सिस्टम ऑफ चेक्स एंड द बैलेंस, डी अ टाइप ऑफ बैलेंसिंग पावर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यस, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है और सही ध्यान रखा है। बी इज द करेक्ट आंसर, सेपरेशन ऑफ पावर एट ए डिफरेंट लेवल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है द यूनियन लिस्ट इंक्लूड द सब्जेक्ट सच एज। कौन कौन से सब्जेक्ट है जिस पे यूनियन अपना कानून बनाती है, लॉ का फॉर्मेशन करती है, केंद्र। पहला ऑप्शन दिया एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिजेज, एडॉप्शंस एंड सक्सेशंस। बी है पॉलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशंस। सी है रेसिडुअली सब्जेक्ट्स लाइक द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड लास्ट ऑप्शन डी है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी एंड कम्युनिटी। यस, बिल्कुल सही। आपका जो आंसर है वो डी है। डी बिल्कुल सही आंसर है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं इसके बारे में, बहुत अच्छा। जिन लोगों ने भी इसके आंसर दिए हैं वो अपना मार्क करते चलें और वो अपना पता लगाएं कि उनकी तैयारी कितनी है इसको, क्योंकि ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं और प्री बोर्ड के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। प्री बोर्ड देखिए आप तैयार हो रहे हैं, कैसे बोर्ड में आएंगे क्वेश्चन। सेम तरह के क्वेश्चन बोर्ड में भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, मोर रेडिकल्स वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। These movements are called dash movements। अब ये women के द्वारा अपनी इक्वालिटी के लिए चलाया गया मूवमेंट है। अब इस मूवमेंट को क्या कहा गया? तो पहला ऑप्शन है पॉलिटिकल, बी है जेंडर, सी है फेमिनिस्ट और डी है रेडिकल। बिल्कुल सही। यस, इसका आंसर क्या होगा? फेमिनिस्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप लोग बिल्कुल सही हैं। आप साथ में मार्क भी करते चले। ऑलरेडी हमने 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जा रहे हैं, जो एक क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड पे है कि कौन सा स्टेटमेंट है। 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, पहला है असर्शन, दूसरा है रीज़न, और हमको बताना है कि असर्शन जो दिया है उसके रीज़न सही हैं या गलत हैं या दोनों ही गलत हैं, कोई एक सही एक गलत है। आइए देखते हैं। पहला असर्शन, डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इसका रीज़न बताया गया है, डेमोक्रेसी हैव अ रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। तो बिल्कुल सही है, डेमोक्रेसी अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल होकर कानून बनाए। और इसका जो सपोर्टिंग दिया गया है कि डेमोक्रेसी हैव अ रेगुलर, बिल्कुल सही। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी होना चाहिए। एंड डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, किसी के बाध्य होकर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है डेमोक्रेसी में, रूल्स और रेगुलेशन में ही फॉलो करते हुए डिसीजन लिए जाते हैं। तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि बोथ
A and R are true and R is the correct explanation of A. So the answer is A. आइए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Who among the following recognizes the political parties in India? एक ही बॉडी है हमारे पास, फिर भी आइए ऑप्शन देख लें पहले. इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट. देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन कभी भी बगैर ऑप्शन पढ़े किसी भी चीज़ को टिक मारने की गलती आप एग्ज़ाम में भी नहीं कीजिएगा और ऐसे भी मत कीजिएगा. तो इसके आंसर आप बिल्कुल सही जा रहे हैं. इसका आंसर इलेक्शन कमीशन, जो हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वही इसका आंसर है. वही रिकॉग्नाइज करता है किसी भी पार्टी को या किसी भी पार्टी के सिंबल को देने का काम उसी का है. आइए नेक्स्ट देखते हैं. श्रीलंका, मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंका आर. ये 30 नंबर क्वेश्चन है. क्या है सिंगला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंका, क्या है? तो इसमें आंसर में आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है. फर्स्ट क्रिश्चियन हैं, हिंदूज़ हैं, बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम हैं. तो ये कहा गया है कि भारत के बगल में सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था किसका? बुद्धिज़्म का. तो इसका आंसर बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप. 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी की तरफ जा रहा है. बुद्धिज़्म इज़ अ करेक्ट आंसर. जिन बच्चों ने भी बुद्धिज़्म को सोचा है या बुद्धिज़्म मारा है या लिखा है, बिल्कुल सही हैं और आपकी तैयारी में भी काफ़ी दम है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये थोड़ा सा स्प्लिट कर गया है. आइए इसके नेक्स्ट वर्जन को देखते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप करेक्ट बताइए क्या है. फर्स्ट क्या है? रिमूवल ऑफ बैरियर्स बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर 1 है. 2, फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेट अप फैक्ट्रीज. थर्ड, हैज इनेबल ऑल द कंपनी टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट्स. एंड लास्ट, हैज लेशन्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड द फॉरेन ट्रेड. और ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं. ए 1 and 2, बी में 2 and 3, 3 में 1 and 3 और डी में 2 and 4. लेकिन इसका आंसर क्या होगा? यस, बिल्कुल सही है. आप अगर जिन बच्चों ने ए मारा है और ए की तरफ जा रहे हैं या सोचा है उन्होंने कि ए, तो ए में 2 ऑप्शन है. पहला, रिमूवल ऑफ बैरियर्स बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सारे बैरियर्स हटा देती है. और फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेट अप द फैक्ट्री, जैसा कि आज नरेंद्र मोदी साहब इंडिया में कर रहे हैं. बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग. आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये काफ़ी ग्लोबलाइजेशन हमारी चर्चा में है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ. आइए देखते हैं. डिफरेंट पर्सन could have a different as well as the conflicting notions of the country's development. A fair and a just path for all should be achieved. Interpret the concept being discussed here. बताइए ये एक आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है या पूछा गया है कि ये कैसा कॉन्सेप्ट है. पहला, सोशल डेवलपमेंट के लिए है. बी, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए है. सी, नेशनल डेवलपमेंट के लिए है. और डी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. तो इस पढ़ने से ही साफ पता चलता है कि ये नेशनल डेवलपमेंट के लिए ये बातें कही गई हैं. तो बिल्कुल सही बच्चे, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग और बहुत ही अच्छा तैयारी है आप सभी की. नेशनल डेवलपमेंट के लिए ये बातें कही गई हैं कि डिफरेंट पर्सन कुड हैव अ डिफरेंट एज वेल एज अ कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट. जब तक हम डिफरेंस में नहीं रखेंगे अपने मत को, तब तक हम आगे के डेवलपमेंट के लिए सोच नहीं सकते. इसीलिए विभिन्न तरह की पार्टियां भी बनी रहती हैं. विभिन्न विचारधारा की पार्टियां भी हमारे देश में हैं और बहुत तरह की पार्टियां हमारे देश में काम करती हैं. आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लेज स्ट्रेस ऑन लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट? फर्स्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो बिल्कुल सही, ये ट्रेड से संबंधित है. तो हाँ बिल्कुल, आपका ध्यान बिल्कुल उसकी तरफ जाना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, जो ट्रेड के बारे में सारी चीज़ों को, एक देश से दूसरे देश के ट्रेड को एस्टैब्लिश करता है, देखता है, उसकी कमी को सुधार के सारे बहुत सारे तरीक़ों को
इंटरनेशनल लेवल पर वो देखता है। बिल्कुल सही आंसर आपका डी। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या मतलब है? कोलेट्रल का यहाँ मतलब है कि अगर आप कोई लोन लेते हैं या पैसे लेते हैं किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से, लाइक बैंक्स एंड अदर एंड गवर्नमेंट, सो समथिंग वी हैव टू डिपॉजिट, कुछ हमें उसके बदले में वहाँ रखना पड़ता है ताकि बैंक से मानते हैं कि हमारा लोन डूबे नहीं, इसलिए वो क्या करते हैं, कोलेट्रल लेते हैं ताकि अगर इन केस आप उसको नहीं चुका पाए तो उसे बेच कर अपनी क्षतिपूर्ति वो कर सकें। पहला है लाइव स्टॉक्स। लाइव स्टॉक्स मीन्स जो स्टॉक अभी भी हैं उन जिनकी वैल्यू है मार्केट में। बी लैंड। लाइव स्टॉक्स मीन्स एनिमल्स हैं जो जीवित प्राणी हैं, उनको कहा गया है यहाँ पे लैंड, भूमि। सी डिपॉजिट्स विथ बैंक, अगर आपके बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल सही, आप इन चारों में से किसी को भी या चारों को भी कोलेट्रल के रूप में रख सकते हैं जहाँ भी आप लोन या कुछ लेने की सोचते हैं। तो बिल्कुल डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी पर आप जाइए, और जो बच्चे डी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन 1818। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं लेकिन बहुत सारे बच्चों का इस क्वेश्चन में गलत हुआ है। ये क्वेश्चन कुछ चीज़ों को सोचने पे मजबूर करता है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहला, टूरिस्ट गाइड, बार्बर, टेलर एंड पोटर। बी है टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल्स वेंडर एंड लॉयर्स। नेक्स्ट है पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर्स एंड पुलिस कांस्टेबल। एंड लास्ट है इंडियन रेलवे, जेट एयरवेज, दूरदर्शन एंड मेट्रो। तो बच्चों यहाँ एक बात पे ध्यान देना है, यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी को लेके अपने दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं करना है। यहाँ पे एक बात को ध्यान देना है कि जो भी ये लोग काम कर रहे हैं वो उनका काम का नेचर कैसा है। पहले ऑप्शन में टूरिस्ट गाइड एक इंडिविजुअल आदमी है जो गाइड करता है, बार्बर एक इंडिविजुअल आदमी है, टेलर एक इंडिविजुअल आदमी है, पोर्टर वो भी एक इंडिविजुअल आदमी है। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है, टीचर एक इंडिविजुअल है, एक इकलौता व्यक्ति है, डॉक्टर एक इकलौता व्यक्ति है, वेजिटेबल वेंडर जो बेचने वाला वो इकलौता व्यक्ति होता है, और लॉयर वो भी अपना एक इकलौता अकेले प्रैक्टिस करता है। पोस्टमैन इकलौता आदमी है, खुद उसका अपना काम है, कॉबलर उसका अपना काम है, सोल्जर इंडिविजुअल है, एंड पुलिस कांस्टेबल भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में। इन तीनों ऑप्शन में इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में बात किया गया है। लेकिन लास्ट ऑप्शन जो है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। जेट एयरवेज ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है बट प्राइवेट है। दूरदर्शन एंड मेट्रो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो लास्ट ऑप्शन डी ऑड मैन आउट होगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बिल्कुल आपने सही समझा है कि डी इज़ अ राइट आंसर। बहुत अच्छे। और आपको अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिए, समझिए जो मैंने बात कही है, और उसको 2 बार 3 बार सुनिए, समझिए मैंने क्या कहा है, फिर आपको समझ में आएगा कि डी क्यों राइट आंसर है। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अंडर री-एम्प्लॉयमेंट is a hidden in the contrast of someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed। तो इस तरह की जो बेरोजगारी के कई प्रकार हैं। हिडन है, छुपी हुई बेरोजगारी है, अनस्टेबल है, लेस एम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ की जो बेरोजगारी आपको दिखा रही है ऑप्शन में, वो इसके डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट टाइप की बेरोजगारी कही जाती है। इसको क्या कहते हैं? डिस्ग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्ग्विश्ड यानी हिंदी में इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में डिस्ग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में अगर डिफरेंस है तो प्लीज़ जो लिखा हुआ उस पर भी आप पढ़ें। हमारी बात को तो सुने ही, हम तो करेक्ट कर ही रहे हैं, आप इसके
उसको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें और पढ़ के भी समझें। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर 19 का। लास्ट की तरफ हम काफ़ी पहुंच चुके हैं और ये हिंदी है। अब आइए थोड़ा नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं ये। हाँ बिल्कुल, ये 20वां क्वेश्चन है, 20th नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम? इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है? फर्स्ट, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ विड्रॉवल ऑफ मनी, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी, इट इज़ द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसीज एंड द मॉनेटरी सिस्टम, और डी नन ऑफ द एबव। तो बिल्कुल ये तो क्लियर है, सबको पता ही है कि हाँ इसका आंसर जो है वो सी की तरफ जाएगा और सी इज़ अ राइट आंसर। तो इस तरह बच्चे हम लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में स्कोरिंग जिसको कहा जाए, एक तरह से मोरल बूस्टिंग कहा जाए, एक तरह से आपका बैकबोन कहा जाए एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपने 20 क्वेश्चन सही कर लिए, 20 क्वेश्चन अगर आप सही कर लिए तो 100% मेरा ये दावा है कि आपका जो फाइनल मार्क्स है वो 80 से 95% के बीच रहने वाला है। एक सेक्शन की और हमने कहा था, उसकी तरफ हम चलते हैं, देखते हैं। लास्ट सेक्शन जो आपका जो ये लास्ट सेक्शन है उसकी तरफ हम चलते हैं। बी तो ये छोटा वेरी शॉर्ट आंसर ही आप लोग कर लेंगे, और अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, तो कुछ हम नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे इसके ऊपर और आपको उसमें आंसर पता चल जाएगा। और इस तरह अब हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आ गया ई नंबर और ये हम मैप की तरफ जा रहे हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये, और ये मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का। अगर आपने 25 नंबर फाइनल कर लिए जिसमें कि ना टाइम लगता है, केवल और केवल आपको एक्यूरेसी की ज़रूरत है। दोनों क्वेश्चनों में आपको एक्यूरेसी की ज़रूरत है। तो आप देखिए ये 35, हाँ ये सेक्शन आ गया आपका मानचित्र, मतलब मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन। तो मैप बेस्ड स्किल क्वेश्चन में हम पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके बारे में समझे क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 features A and B are marked in the given outline political map of India. Identify these features with the help of the following information and write their correct names on the lines marked in the map. केवल मैप में मार्क करना ही नहीं है, बट एक करेक्ट एरो के साथ आपको मार्क करना है। एरो जो है वो एक साइड में होने चाहिए और मैप जो आप पॉइंट करेंगे वो लगभग नियर बाई वहीं पे पोजीशन होना चाहिए, तभी आपको करेक्ट नंबर मिलेंगे और आपका सही माना जाएगा। पहला, और एक्यूरेट लोकेशन की तरफ बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा मैप में, है ना। अप्रॉक्सीमेट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, लोकेट होना चाहिए आपका। पहला क्वेश्चन क्या है? द प्लेस वेयर द मूवमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन टुक प्लेस। देखिए ये क्या कहेंगे, आपको एक जानकारी होगी हिस्ट्री में भी कि इंडिगो कल्टिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये बिहार के चंपारण में, जहाँ पे गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो हम मैप की तरफ अब चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी हम पढ़ लेते हैं। द प्लेस वेयर द नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927। तो ये आपको पता है कि ये 1927 में मद्रास, जो आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था। और ये सेशन जो हुआ था इसके ऊपर रणनीति बनाई गई थी कुछ। तो ये लोकेट करेंगे। अब हम मैप की तरफ चलें। आइए मैप में देखते हैं। एक और नेक्स्ट जो आपका मैप वाला क्वेश्चन है, मैं एक बार में ही सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है, ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ द इंडिया, जो मैप आपको मिलेगा उसी में इसको भी लेबल करना है, ध्यान दीजिएगा। एंड लेबल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग विथ ए सुटेबल सिंबल। आपको चारों के अलग अलग सिंबल बना के भी दर्शा सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, ताकि क्लियर कट मेंशन हो जाइए। पहला है सलाल डैम। आपको पता है कि सलाल डैम कहाँ है? बिल्कुल आपके बुक में दिया हुआ है। सलाल डैम जो है वो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट बी, नामरूप थर्मल पावर प्लांट। नामरूप थर्मल पावर प्लांट जो है वो असम में है।
ठीक है, अभी हम मैप की तरफ चलेंगे, वहाँ देखेंगे। सी, हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। हैदराबाद जो अभी तेलंगाना की राजधानी बन चुकी है, तो क्लियर कट है, पहले इसको सैबराबाद केबराबाद काफ़ी डेवलप किया था, तो ये हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वहीं बना हुआ है तेलंगाना में जो है अभी। नेक्स्ट आइए कंडला सी पोर्ट। ये हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात है ना, गुजरात में ये पोर्ट है। आइए अब हम मैप में इसका लोकेशन को देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का आप कैसे 5 नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं, और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं देता हूँ कि कैसे आप इसको सही तरीके से करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या कैसे कैसे मैप में इसके अंदर जाना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टू फीचर्स ए एंड बी आर मार्क इन द गिवन outline of the political map of India. Identify these features with the help of the following information and write their correct names on the lines marked in the map. माने इन्फॉर्मेशन के अनुसार आपको मार्क करना है। पहला क्वेश्चन है द प्लेस वेयर द मूवमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन टुक प्लेस। ये कहाँ हुआ था? तो ये बिहार के चंपारण में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा था प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927। तो 1927 में कहाँ हुआ था? तो ये तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी मैप बेस्ड ही है। इसमें भी सेम है, ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ द इंडिया, वो उसी मैप पे इसको भी लोकेट करना है। केवल 3 का लोकेशन आपको बताना है, और टोटल आपसे पूछे दिए गए हैं क्वेश्चन 4 का लोकेशन, उसमें से 3 ही सॉल्व करना है आपको। पहला है सलाल डैम। ये सलाल डैम कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में पड़ता है ये। नामरूप थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? असम में पड़ता है। हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो तेलंगाना के हैदराबाद में पड़ता है। और कंडला सी पोर्ट कहाँ है? तो गुजरात में है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? तो आपके दिमाग में उसी समय इंडिया का मैप निकल के आना चाहिए। इंडिया का मैप उसी समय निकल के आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि हमें जम्मू कश्मीर स्टेट कहाँ है? तो ये है जम्मू कश्मीर स्टेट। नेक्स्ट आपका बिहार, ये बिहार है, ठीक है। फिर ये असम, फिर आपको गुजरात, ठीक है। फिर आइए नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको 2 स्टेट नीचे भी मिलेंगे। पहला क्या है उसमें? तमिलनाडु, दूसरा तेलंगाना, ठीक है। तो इस तरह आपके दिमाग में ये चीज़ें पहले से आ जानी चाहिए, तब हम बढ़ेंगे। अब कहाँ बढ़ेंगे? मैप की तरफ। तो जो मैप आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रोवाइड किया जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा। अब ये जो है इसको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब इस पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में हम क्या क्या जानकारी इकट्ठा किए हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। अब आपके दिमाग में चढ़ गया है, पता चल चुका है कि हमें क्या क्या होना चाहिए। तो पहला ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट आ गया। दूसरा ये देखिए आपका ये गुजरात स्टेट दिख रहा है यहाँ आइए आपका ये तमिलनाडु, ये आपका हो गया असम, ठीक है। तो 1 2 3 4 अब 2 स्टेट और बचा है, एक बिहार, ठीक है। तो ये आपका बिहार स्टेट आ गया, और एक तेलंगाना, तो ये तेलंगाना आ गया। इस तरह 6 स्टेट का बन गया। अब किस तरह मार्क करेंगे ताकि हम अपना नंबर सिक्योर करें एग्जामिनेशन हॉल में, तो इसके लिए मैंने एक ये बना रखा है। आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए कि इस तरह का लोकेशन जब आप मार्क कर लेंगे तो आएगा। पहला क्या है? एरो दे के लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सलाल डैम जम्मू कश्मीर में। दूसरा क्या था? चंपारण इंडिगो मूवमेंट बिहार में हुआ था। तीसरा आपका नामरूप पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? असम में। नेक्स्ट आप आइए, क्या मिलेगा आपको? ये तेलंगाना स्टेट है, यहाँ पे हैदराबाद सॉफ्टवेयर पार्क। नेक्स्ट तमिलनाडु 1927 का यहाँ पे हैपेंड हुआ था, मद्रास चेन्नई में। और लास्ट गुजरात एरिया में आइए कंडला सी पोर्ट है। तो इस तरह आपने, मैं तो यहाँ सारे 6 लोकेशन दिखाया हूँ, लेकिन आपका पहला 2 लोकेशन और बाकी के 3 केवल 5 ही दिखाने हैं आपको एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। और इस तरह ये मैप को लेके आपको लास्ट में नहीं रखना, इसको अपने कॉपी के बीच में रख के इसको अच्छी तरह बांध देना ताकि ये मिस नहीं हो जाए। इस तरह आपने लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर सिक्योर करना है और परफेक्ट करना है, ठीक है बच्चों।
तो इसी तरह अब आप इस चैनल में जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और हम बराबर इसकी वीडियो बनाते रहेंगे और इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे कि आपको MCQ में जो 20 नंबर और 25 नंबर के जो क्वेश्चन हो आपको लगातार मिलें और इसका पूरा लाभ आपके एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम के नंबर्स में भी दिखाई देंगे और इस तरह आपका रिज़ल्ट जो है कम से कम अगर आपने 25 नंबर सिक्योर कर लिए तो आपका रिज़ल्ट 85 से 95% के बीच में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आप लाइक करना सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना कभी नहीं भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी चीज़ के बारे में अगर कुछ है तो कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आगे प्रोग्रेसिव वीडियो बनाने में हमको हेल्प मिलेगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद रंजन सर की ओर से। थैंक यू।